नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम संघ की विधायिका, ठीक है, जिसे आप जानते हैं केंद्र सरकार की विधायिका के नाम से, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने संघ की जो कार्यपालिका है उसको अच्छे से पूरी तरीके से पढ़ के ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के इस क्लास से हम संघ की विधायिका स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि संघ की विधायिका मतलब केंद्र सरकार की विधायिका के बारे में भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 122 तक में दिया गया है, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि संघ की विधायिका के बारे में भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 122 तक में दिया गया है। और हम क्या करेंगे कि हम आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 122 तक एक एक करके सारे आर्टिकल्स एक एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 79 से, और आज हम इस आर्टिकल 79 को पूरी तरीके से अच्छे से समझ के पढ़ लेंगे। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 79 की। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 79 के बारे में। तो देखो, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 79 संसद के गठन की बात करता है, ठीक है। यह कहता है कि देश में एक संसद होगी और इसका काम क्या होगा? इसका काम यह होगा कि यह पूरे देश के लिए विधि बनाएगी, ठीक है, या जिसे आप कहते हो कानून, ठीक है। यह पूरे देश के लिए विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 79। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 79 क्या कहता है, तो आप क्या कहोगे? कि सिंपल आप कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 79 संसद के गठन की बात करता है और यह कहता है कि देश में एक संसद होगी और वो संसद क्या करेगी, उसका काम क्या होगा? वो पूरे देश के लिए विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। तो इतना आप कहोगे। अब ये जो आर्टिकल नंबर 79 है, इसमें आपने देखा कि संसद के गठन की बात की गई है। तो यहाँ ये भी बताया गया है कि संसद का जो गठन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, ठीक है। मतलब संसद में कौन कौन शामिल होंगे, ये भी इसी आर्टिकल में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो देखो, यहाँ पे बताया गया है कि संसद के 3 भाग, या उसी को आप अंग कह सकते हो या उसी को आप हिस्से कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि संसद के 3 भाग होंगे, मतलब संसद 3 भाग से मिलकर बनेगी। तो अब चलिए देखते हैं कि वो संसद के 3 भाग कौन कौन से बताए गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला भाग राष्ट्रपति होगा, ठीक है। दूसरा भाग राज्यसभा सदन होगा और तीसरा भाग होगा लोकसभा सदन। इन तीनों से मिलकर संसद का गठन किया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 79 में, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे पहला तो ये पूछा जाता है कि संसद का गठन भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 79। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 79 किसके गठन की बात करता है? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संसद के गठन की बात करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पूछा जाएगा कि संसद के गठन में कौन कौन शामिल होते हैं, या संसद किन किन भागों से मिलकर बनती है, या किन किन अंगों से मिलकर बनती है, या किन किन हिस्सों से मिलकर बनती है। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। इन तीनों से मिलकर, इन तीनों भागों से मिलकर संसद बनती है, संसद का गठन होता है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं, ठीक है। संसद के कितने सदन होते हैं या संसद में कितने सदन होते हैं?
तो वहाँ पे आप क्या बताओगे? वहाँ पे आप बताओगे कि संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा सदन और लोकसभा सदन। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो संसद का राज्यसभा सदन है ना, और जो लोकसभा सदन है, इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, और ये यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा सदन और लोकसभा सदन के वो नाम भी आपको याद रखने हैं जिन नामों से इनको जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राज्यसभा सदन को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखो सबसे पहली बात, तो राज्यसभा सदन को राज्यों का सदन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से संसद के किस सदन को राज्यों का सदन कहा जाता है? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा सदन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई, क्यों राज्यसभा सदन को राज्यों का सदन कहा जाता है? तो देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो राज्यसभा सदन है ना हमारे देश में, वहाँ पे जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदन के जो सदस्य होते हैं, वो हमारे देश में जो राज्य हैं और वहाँ पे जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं से चुनकर जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना कि हमारे देश में जो राज्यसभा सदन है, राज्यसभा सदन में जो सदस्य होते हैं वो राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं से चुनकर जाते हैं, ठीक है। मतलब राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के सदस्य अपने में से ही कुछ लोगों को चुनते हैं और वो चुने हुए लोग राज्यसभा सदन में जाते हैं और वहाँ सदस्य बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राज्यसभा सदन के जो सदस्य हैं वो राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर आ रहे हैं। मतलब राज्यसभा सदन में किसका प्रतिनिधित्व हो रहा है? राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। इसीलिए राज्यसभा सदन को राज्यों का सदन भी कहा जाता है। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। फिर राज्यसभा सदन को बुद्धिजीवियों का भी सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा सदन को बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो राज्यसभा सदन में सदस्य चुनकर आते हैं ना राज्यों की विधानसभाओं से, तो राज्यों में जो विधानसभाएं हैं और उन विधानसभाओं में जो सदस्य हैं वो अपने में से ही जो बेस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको ज्ञान ज़्यादा होता है, जिनको अनुभव ज़्यादा होता है, उन लोगों को चुनते हैं। और वो लोग, ठीक है, वो लोग कहाँ पे आते हैं? राज्यसभा सदन में आते हैं। तो चूँकि यहाँ पे इनको अनुभव ज़्यादा होता है, इनके पास ज्ञान ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो राज्यसभा सदन है उसे बुद्धिजीवियों का भी सदन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो सदस्य आते हैं राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर, उनका जो ज्ञान होता है ना वो लोकसभा सदस्यों से ज़्यादा होता है, ठीक है। और बात ये भी आती है कि जो राज्यसभा सदन के जो सदस्य होते हैं ना वो 35 वर्ष से उनकी एज ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब ये राज्यसभा सदन का सदस्य बनने के लिए योग्यता है कि राज्यसभा सदन का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी एज 35 वर्ष से ज़्यादा हो। मतलब राज्यसभा सदन के सदस्य वही लोग बन सकते हैं जिनकी एज 35 वर्ष से ज़्यादा हो। तो चूँकि राज्यसभा सदन में 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनको अनुभव ज़्यादा रहता है, ज्ञान ज़्यादा रहता है, ठीक है। एज ज़्यादा मतलब माना जाता है इंडिया में कि एज ज़्यादा है, मतलब इनको अनुभव भी ज़्यादा है, ज्ञान भी ज़्यादा है। तो इसीलिए राज्यसभा सदन को बुद्धिजीवियों का भी सदन कहा जाता है। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। फिर राज्यसभा सदन को उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर राज्यसभा सदन को स्थायी सदन भी कहा जाता है। ये मैं आपको आगे जब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में तब मैं बताऊंगा कि राज्यसभा सदन को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। अभी आप सिर्फ यहाँ पे याद रखेंगे कि राज्यसभा सदन को स्थायी सदन भी कहा जाता है। फिर राज्यसभा सदन को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसे आप सिंपल याद कर लेंगे। अब बात करते हैं लोकसभा सदन की।
तो देखो, संसद का जो लोकसभा सदन है इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद का वह कौन सा सदन है जिसे जनता का सदन कहा जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा सदन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों लोकसभा सदन को जनता का सदन कहा जाता है। तो देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनको कौन चुनती है? उनको जनता चुनती है। ठीक है, चूँकि लोकसभा के सदस्यों को जनता खुद वोट देकर चुनती है, इसीलिए लोकसभा सदन को जनता का सदन भी कहा जाता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि संसद का जो लोकसभा सदन है उसे जनता का सदन क्यों कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब लोकसभा सदन को आम सदन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखो, लोकसभा सदन को आम सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा सदन में जो सदस्य जाते हैं उनको जनता चुनती है। ठीक है, जनता वोट देकर लोकसभा सदन के सदस्यों को चुनती है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति लोकसभा सदन का सदस्य बन सकता है। ठीक है, इसीलिए मतलब कोई भी आम नागरिक भी लोकसभा सदन का सदस्य बन सकता है, इसीलिए लोकसभा सदन को आम सदन भी कहा जाता है। मतलब आम नागरिक भी लोकसभा सदन का सदस्य बन सकता है अगर जनता उसको चुन ले तो। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा सदन है उसे आम सदन नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है? उसे बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा सदन के सदस्यों को जनता नहीं चुनती है, उसे विधानसभा के सदस्य चुनते हैं अपने में से ही। ठीक है, तो चूँकि राज्यसभा सदन के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, तो वो अपने में से जो अच्छा बुद्धिमान अनुभव वाला व्यक्ति होता है उसको चुनती हैं। तो इसीलिए राज्यसभा सदन को बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है और लोकसभा सदन को आम सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति वो बुद्धिमान रहे ना रहे, अगर जनता उसको चुन लेती है, ठीक है, तो फिर वो लोकसभा सदन का सदस्य बन जाएगा। इसीलिए इसे आम सदन भी कहते हैं और इसे मूर्खों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे मूर्खों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जनता यहाँ पे किसी को भी चुन सकती है ना। अगर वो किसी को भी चुन ले, वो भले बुद्धिमान है नहीं है, ज्ञानी है नहीं है, वो अलग बात है। अगर जनता ने किसी को भी चुन लिया लोकसभा सदन के सदस्य बनने के लिए तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए चूँकि हमारे देश में जनता थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, जनता थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो सदस्य जाते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा सदन मूर्खों का सदन है। ठीक है, फिर इसी को लोकसभा सदन को निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसी को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आगे जब लोकसभा सदन के बारे में पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा। फिर इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो इतनी बातें आप यहाँ पे आर्टिकल 79 के बारे में याद रखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 79 भारत के संविधान का आर्टिकल 79 संसद के गठन की बात करता है और यह कहता है कि देश में एक संसद होगी जो कि क्या करेगी, पूरे देश के लिए विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि संसद के 3 भाग या उसी को अंग या उसी को हिस्से आप कह सकते हैं कि संसद के 3 हिस्से होंगे जिनसे मिलकर संसद का गठन किया जाएगा या संसद बनेगी। पहला हिस्सा होगा राष्ट्रपति, दूसरा हिस्सा होगा राज्यसभा और तीसरा हिस्सा होगा लोकसभा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि राज्यसभा जो सदन है, संसद का जो राज्यसभा सदन है, इसे कई और नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है, ये मैंने आपको कहा था। फिर मैंने आपको बताया कि राज्यसभा सदन को राज्यों का सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसे बुद्धिजीवियों का भी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसे उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि लोकसभा सदन जो है इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया। फिर इसे आम सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया।
फिर मैंने आपको बताया इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है और इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 79। आई होप आपको ये आर्टिकल 79 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है यार, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले आर्टिकल 80 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।